पीपीटी। पूरी जाएं 50-50 लोग। एससीईआरटी द्वारा संचालित इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आदर्श है और मैं एज अ कंसल्टेंट ब्लू ऑर्ब फाउंडेशन के साथ काम करता हूँ। आज का विषय है नवाचार। तो लोग 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि और कुछ हमारे साथी हमारे साथ जुड़ जाएं, फिर हम आगे बातचीत करें। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों की जो जर्नी आगे होने वाली है, जो नए साथी जुड़े हैं और जो लोग पहले से जान रहे हैं वो इस चीज से परिचित हैं कि ये शब्द उनके सामने बार बार आता रहता है विभाग की तरफ से भी, और जब वो बाहर बातचीत करने जाते हैं विद्यालयों में या किसी दूसरे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से बातचीत करते हैं, तो अक्सर उनसे कहा जाता है कि आप अपनी कक्षा कक्ष में या संस्थान में नवाचार प्रक्रियाओं को आगे लेकर आएं, नव बच्चों के साथ नवाचार करें या संस्था में कुछ नया बदलाव करें। तो जो पुराने साथी हैं वो इस शब्द से भली-भांति परिचित हैं और काफ़ी काम भी लोग कर रहे हैं इस दिशा में। जो नए साथी हैं उनके साथ ये शब्द जब तक शायद उनका करियर बना रहेगा विभाग के साथ, ये रहने वाला है। तो इनोवेशन या नवाचार जो शब्द है वो एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज। और अगर हम हिंदी के टर्म्स में बात करें तो नवाचार का मतलब है नौ प्लस आचार, मतलब व्यवहार में नवीनता। ये जो भी हमारा पिछला एक्सपीरियंस है या पिछला जिस तरीके से हम अ, अपनी सोसाइटी में या अ, अपने परिवेश में हम जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, अपने उस व्यवहार में नवीनता को ही हम नवाचार करते हैं। तो वो जो एक्शन है वो जब क्लासरूम स्पेसिफिक हो जाता है या एजुकेशन पर्सपेक्टिव या बॉडी से जुड़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं इनोवेशन इन एजुकेशन। ठीक है। तो एक परिभाषा है जो आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं ये प्रिपेयर कर रहा था तो सामने आई कि अध्यापक द्वारा नवीन शिक्षण विधियों एवं उपकरणों के नवीनतम वांछित व्यवहारगत प्रयोग से है, जो छात्रों में बहुमुखी प्रतिभा की ओर उन्मुख करता है। तो ये क्लासरूम इनोवेशन इन क्लासरूम के बारे में बातचीत कर रहा है कि हम जो भी नए इनोवेशन टूल्स क्लासरूम में यूज़ करते हैं, तो उससे जो चेंजेस बच्चों में आते हैं, उनको अ, लेकर हम फ़ोकस वे में जब काम करते हैं, तो हम इनोवेशन की दिशा में बढ़ते हैं। और एम्स ऑफ इनोवेशन की अगर हम बात करें, तो काफ़ी इससे का सभी लोग लगभग परिचित हैं, जो कि हमारा जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं या एनसीएफ जो बातें करता है, उसके संदर्भ में है कि शिक्षण व्यवस्था को हम विश्व स्तरीय जो हमारा कॉम्पिटिशन है, प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना है। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें, तो सिंगापुर मॉडल ऑफ जो एजुकेशन है या फिनलैंड या स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं, हम उनके एजुकेशन सिस्टम को अगर देखते हैं, तो ये पता चलता है कि पहली चीज़ तो वहाँ पर रिसोर्सेज़ अबंडेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, और उनकी जो पेडागॉजी है वो काफ़ी एडवांस है। तो हम उस दिशा में किस तरीके से बढ़ें, उसकी तरफ इनोवेशन हमें मोटिवेट करता है कि हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ देश हैं, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ़ वही हासिल करने की कोशिश करें। इनोवेशन के साथ एक जो सबसे बड़ा डर है, वो ये है कि हम लोग जब इनोवेशन या नवाचार की बातचीत करने लगते हैं, तो हम अपने टारगेट ऑडियंस को कभी-कभी भूल जाते हैं। तो इनोवेशन या प्रयोग या नवाचार करने से पहले हमें इस चीज़ को भली-भाँति समझ जाना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है?
हम इनोवेशन करने के बाद हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या हमने कुछ ऐसे लक्ष्य अपने लिए स्थापित कर लिए जो कि जिसका कोई काम ही नहीं है हमारे क्लासरूम में। कई बार ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, और अगर हम मार्केट स्टैंडर्ड में आजकल देखें, तो ढेर सारे ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो तरह-तरह की चीज़ों को प्रपोज़ करते हैं। लेकिन जो अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, या अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बात करें, तो वो रेलेवेंट नहीं है। तो जो भी इनोवेशन हो, वो टारगेट बेस्ड हो, और अपने परिवेश के अनुसार हो, तभी उसकी महत्वता है। नहीं तो उसकी कोई महत्वता नहीं है, वो बेकार जाता है। मतलब हम अक्सर देखते हैं कि 1 साल या 2 साल चीज़ें चलती हैं, फिर उसके बाद वो रुक जाती हैं। तो बिल्कुल हमें नवाचार की ही दिशा में बढ़ना है, लेकिन हम बेस्ड अप्रोच यूज़ करके उसमें आगे बढ़ें। फिर जो दूसरा एक प्रमुख एम है या उद्देश्य है नवाचार का, वो है कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको सरल और प्रभावी बनाना। तो जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको हम, या क्लासरूम में जो भी ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, उसको हम किस तरीके से ईज़ी वे में बच्चों के सामने रख पा रहे हैं। और इसमें जो मेन रोल है वो है आपका जो लेसन प्लानिंग में जो 4 चीज़ें आती हैं, कि बिफोर लेसन प्लानिंग, एंड ड्यूरिंग द क्लासरूम ट्रांज़ैक्शन, आफ्टर द क्लासरूम ट्रांज़ैक्शन, एंड देन रिफ्लेक्शन ऑन दैट। तो इन चारों चीज़ों को अगर हम रिफ्लेक्टिव प्रोसेस एक यूज़ करें, और फिर उसके बाद हम नए एड्स इसमें डालें, तो वही शायद क्लासरूम में या कक्षा कक्ष में नवाचार होगा, जिसमें शिक्षक जो हैं वो अपने साथियों के साथ मिलकर, या अपने प्रधानाध्यापक के साथ मिलकर एक रणनीति तय करते हैं। पहले तो वो विद्यालय की एक रूपरेखा तैयार करते हैं, और फिर कक्षा में जाने से पहले वो एक कार्य योजना बनाते हैं, और फिर उसके बाद अ, उन प्रयोगों को करते हैं, और फिर उसको साथ में नोट भी करते रहते हैं, ताकि वो उसको ट्रैक कर पाएँ कि वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद जो एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन का, वो है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो इस पूरे इनोवेशन प्रोसेस में जो सेंटर ऑफ यूँ कहें कि जो मध्य में सेंटर ऑफ पीस है हमारा, वो हमारा स्टूडेंट है, या जो बच्चा है क्लासरूम। तो उसके जो भी हम गतिविधियाँ कर रहे हैं, जो भी एक्शन्स हम ले रहे हैं, तो वो उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होगा? कि हम सिर्फ़ एकेडमिकली फ़ोकस हम ना करें। उसके साथ-साथ हम एकेडमिक फ़ोकस के साथ-साथ हम नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दें, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दें। उसके साथ-साथ हम अ, बच्चों को एनवायरनमेंट से जोड़ने की कोशिश करें, सोसाइटी से जोड़ने की कोशिश करें। फिर जो चौथा एक ऑब्जेक्टिव मैं आइडेंटिफ़ाई कर पाया, वो है कि नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो साइंटिफिक टेम्पल डेवलप करना। हम जो भी बच्चे साइंसेज़ में इंटरेस्ट है, साइंस या मैथमेटिक्स के विषय में, उनमें किस तरीके से हम अ, इस साइंटिफिक टेम्पर को आगे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए हम डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को अपने ओलंपियाड्स और इन सारी चीज़ों में भागीदारी करा सकते हैं। फिर जो भी बच्चों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, उसको हम अस्थायी किस तरीके से बनाएँ, उससे वो जो नॉलेज है वो परमानेंट। फिर एक जो ऑब्जेक्टिव निकल के आता है, वो ये कि नवीन अनुसंधानों के निष्कर्षों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना, और क्रियाशील में वृद्धि करना। तो जो भी एडवांस इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी प्रैक्टिसेज़ को हम अपनाएँ, और उसको अपने क्लासरूम में या अपने इंस्टीट्यूशंस में उसको लागू करें, और उन चीज़ों को लेकर हम खुद परिचित हों और बाकी लोगों को भी परिचित करें। पीपीटी। और जो लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव आता है, वो ये है कि जो शिक्षण व्यवस्था है, उसको गति प्रदान करना। पीपीटी। हाँ जी। तो अब हम लोग एक स्किल बेस्ड अप्रोच को थोड़ा-सा देखेंगे। इसको मैंने ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, एक संस्था है, जो कि काफ़ी एडवांस इंस्टीट्यूट है। तो वो लोग इनोवेशन को लेकर क्या देखते हैं, उसका मैंने थोड़ा-सा रेफ़रेंस लिया है, और दिल्ली गवर्नमेंट
के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, उनकी बातचीत से मैंने कुछ चीज़ें रेफरेंस में ली हैं इसमें। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो 3 चीज़ों को मैंने यहाँ पर इनोवेशंस को डिवाइड करने की कोशिश की है। एक तो है कि इनोवेशन स्ट्रैटेजी, फिर है स्किल्स स्ट्रैटेजी, फिर इनोवेशन स्ट्रैटेजी फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इनोवेशन स्ट्रैटेजी में अगर हम बात करें तो ग्रोथ में इनोवेशन का क्या इम्पोर्टेंस है और एम्पावरिंग पीपल टू इनोवेट, 2 चीज़ें पे हम ध्यान देते हैं। तो जो भी मानव सभ्यता है, अगर हम शुरुआत से ही देखें, तो ना जानते हुए भी जो भी हमारे पूर्वज थे, वो नवाचार कर रहे थे, तभी ये शायद जो सभ्यता है हमारी, वो आगे बढ़ पाई। फिर हम कहते हैं कि एम्पावर पीपल टू इनोवेट, कि हमें लोगों को तैयार करना है, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है, जहाँ पर लोग, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, उसमें वो बच्चों को मतलब खुद को तैयार करें और उसके साथ-साथ जो नेक्स्ट जनरेशन है अ, उन उन तक भी उस बात को पहुँचा पाएँ। फिर फिर जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो है स्किल सेट स्ट्रैटेजी, कि हम जो भी एसेंशियल स्किल्स हैं इनोवेशन के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए जो कि एसेंशियल हैं, उनको हम आइडेंटिफ़ाई करें और एक्सेस करें। और ये भी कोशिश करें कि किस तरीके से हम उनको डेवलप कर सकते हैं। तो एसेंशियल स्किल्स की अगर हम बात करें तो जैसे 21st सेंचुरी स्किल्स की आजकल बातचीत होती है या सोशल इमोशनल लर्निंग की बातचीत होती है या कई लोग कहते हैं कि एम्पैथी मतलब इस सेंचुरी का एम्पैथी और कोलैबोरेशन, ये 2 जो स्किल्स हैं जो कि वर्क करती हैं। तो इन स्किल्स पर हमें काम करने की आवश्यकता है, बट मतलब इसको हम अपने एक्टिविटी के माध्यम से या करिकुलम के माध्यम से बच्चों तक लेके जा सकते हैं। बिकॉज़ इन अ सर्टेन वे इवेंचुअली ये उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा और ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों को हम डायरेक्टली बच्चों के सामने रखें, ये इन चीज़ों को हम अ, एम्बेडेड अप्रोच को यूज़ करते हुए बच्चों के साथ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर जो तीसरी स्ट्रैटेजी है वो है इनोवेशन स्ट्रैटेजी फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो एजुकेशन एंड स्किल्स फॉर इनोवेशन एंड देन इनोवेशन इन एजुकेशन। तो इनोवेशन इन इन एजुकेशन से मतलब ये है कि अगर हम देखें तो अ, न नवाचार या इनोवेशन एग्रीकल्चर टेक्निक्स को तो उसने एडवांस किया है, लेकिन जो उसका प्राइमरी जो बेनिफिशियरी या यूँ कहें कि स्टेक होल्डर है, वो किसान है, ठीक है? तो लेकिन देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो वो वहाँ से पढ़ के निकलने के बाद एक अच्छा किसान नहीं बनता। वो एक किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी अ, सरकारी दफ्तर में या किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर काम कर रहा है और अपना जीवन यापन, तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन का एग्रीकल्चर में, शायद वो फलीभूत नहीं है। सिमिलरली हमें एजुकेशन में इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम जो भी इनोवेशन करें अ, वो हमारे बच्चे तक उसका असर पड़े। मतलब हमारे बच्चे उन चीज़ों को ले पाएँ, समझ पाएँ, खुद की लाइफ़ में उसको रिफ्लेक्ट कर पाएँ और उसका उपयोग कर पाएँ। वो ऐसा ना हो कि सिर्फ़ वो स्टेक होल्डर तक सीमित रह जाए, ठीक है? तो आगे हम देखते हैं इसमें इनोवेशन इन एजुकेशन और इसमें किस तरीके से 4 जो चीज़ें हैं, वो इम्पैक्ट करती हैं। एक तो है कि इस साइंस ड्रिवन इनोवेशन होता है, फिर टीचर ड्रिवन इनोवेशन है, यूज़र ड्रिवन इनोवेशन है और देन फिर रेडिकल इनोवेशन और कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो साइंस ड्रिवन इनोवेशन में अगर हम बातचीत करें तो जैसे हमारे जो भी टेक बेस्ड अभी ऐप्स आ रहे हैं, अ, जैसे स्मार्ट क्लासेस हो गई या अ, मूक्स हो गए, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए। तो ये सारे हमारे टेक ड्रिवन इनोवेशन है अभी जो एजुकेशन में हम यूज़ कर रहे हैं और इवन बिग डेटा साइंसेस को भी सर्टेन कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है। टीचर ड्रिवन इनोवेशन में हम इस पर काफ़ी हम सभी लोगों को लगभग जानकारी है कि किस तरीके से एक शिक्षक नवाचार को लेकर काम करता है। यूज़र ड्रिवन इनोवेशन में हम बच्चों को ध्यान में रख के इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को डिज़ाइन करते हैं। जैसे
हो सकता है कि कोई जो बच्चा है वो क्लासरूम में थोड़ा धीमी गति से सीख रहा हो, लेकिन अगर हम उसको कहीं बाहर ले जाकर एनवायरनमेंट से जोड़कर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बल्कि ये कॉन्सेप्ट यूएस में है, जहाँ पर वो जो किंडरगार्टन के बच्चे हैं उनको आस-पास के मतलब वो किचन गार्डन एक डेवलप करते हैं, जहाँ पर उनको ले जाकर पढ़ाई कराते हैं और इंटरैक्ट कराते हैं। देन जो कंटीन्यूअस लास्ट में जो आता है कि कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट, innovation. So it is a continuous process, and over a period of time there will be certain leap जहाँ पर innovation लेगा, and there will be a period of time जहाँ पे चीजें stagnant रहेंगी। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी हैं एजुकेशन सेक्टर में जो हम यूज कर रहे हैं। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं इनोवेशन प्रोसेस के लिए? तो एजुकेशनल रिसर्च है, फिर एजुकेशनल डेवलपमेंट है, मार्केट मैकेनिज्म्स है, असेसमेंट है, करिकुलम पॉलिसी है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन फंड्स। तो इन सभी टर्म से आई होप हम सभी लोग परिचित हैं। इस पे ज़्यादा बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे असेसमेंट हो, करिकुलम पॉलिसी हो, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सारी चीज़ों से हम लोग परिचित हैं। इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन फंड्स यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये अभी जैसे MHRD यूजीसी को एक बजट सैंक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे वो इंक्यूबेशन सेंटर्स डिफरेंट जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं कंट्री के वहाँ पर वो बना रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ हम क्या अपने स्कूल एजुकेशन में भी कर सकते हैं। तो नहीं हुआ था। ओके, अब हो रहा है। देन स्किल्स एंड रियली सॉरी, मुझे लगा कि पीपीटी शायद शेयर हो रहा है। देन स्किल्स एंड एजुकेशन फॉर इनोवेशन। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है कि डू स्किल्स मैटर फॉर इनोवेशन। तो बिल्कुल मतलब स्किल्स डू मैटर फॉर इनोवेशन, बिकॉज अगर कोई भी क्वालिफाइड या मतलब स्किल्स स्किलफुल व्यक्ति नहीं है, तो उसके साथ हम नवाचार या नवाचार फिर वो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो बिजनेस इंडस्ट्री में हो, कॉर्पोरेट्स में हो या एजुकेशन में हो, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। तो इन स्किल्स को हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि बचपन से ही या प्राइमरी क्लासेस से हम बच्चों के साथ अ, उस बच्चे को तैयार करें ताकि वो ओपन माइंडेड रहे। एक चीज जो यहाँ पर गौर करने वाली है वो ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब तब उस समय से लेकर और जब तक बच्चा शायद 5 या 6 साल का नहीं हो जाता है, तब तक बच्चा निश्चिंत होकर वो कुछ भी करता है, कोई भी सवाल पूछता है, किसी भी चीज को उठाता है, देखता है, तोड़ता है, गिरता है, चलता है, खड़ा होना सीखता है। एक स्टडी जिसमें वो कहते हैं कि लगभग ऑन एवरेज एंड ऑन डेली बेसिस जो बच्चा है वो लगभग ऑलमोस्ट मोर देन आई थिंक 1000 और 10,000 चीज़ों से ज़्यादा वो सीख रहा होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा वो 7 या 8 साल की एज को क्रॉस करता है, तो उसकी जो इनटेक या लर्निंग इनटेक कैपेसिटी वो धीरे-धीरे कम होने लगती है। बिकॉज़ हम उसको एक सर्टेन एनवायरनमेंट से जोड़ रहे हैं या एक गाइडेड मैकेनिज्म से उसको जब एक एजुकेशन सिस्टम से हम जोड़ते हैं, तो एक प्रॉपर्ली वेल ड्राफ्टेड हम करिकुलम उसके सामने रखते हैं, जहाँ पर उस करिकुलम को छोड़ के बच्चा जो है और कोई चीज़ नहीं सोचता, उसको हम स्कूलिंग भी करा रहे हैं, उसको हम ट्यूशन भी करा रहे हैं, तो शायद जो उसको खुद से चीज़ों को जो एक्वायर करने का स्पेस था, वो हमने खत्म कर दिया। तो उसकी जो अ, उसको जो खुद को तैयार करना था, जो आगे वो स्किल्स डिफरेंट स्किल्स को एक्वायर करता, वो फिर आगे चल के वहाँ पे बहुत दिक्कतें आती हैं। फिर जो दूसरा इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है इनोवेशन के टर्म्स में कि व्हाट स्किल्स एंड
qualifications foster innovation in the economy. तो साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक, जनरल एंड वोकेशनल। तो इनोवेशन इन द इकोनॉमी बहुत ही इन इकोनॉमिक टर्म्स अगर हम देखें तो अभी फॉर एनी डेवलप्ड इकोनॉमी, अगर हम किन्हीं भी देश का एग्जांपल ले लें जो कि विकसित हैं, तो हम ये समझते हैं कि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम से निकलने के बाद, तो 20 साल के इस पूरे प्रोसेस के बाद, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो मास्टर्स हो, वहाँ पर बच्चा वो जॉब सीकर नहीं है बल्कि वो जॉब प्रोवाइडर है। ठीक है। तो जब तक ये नहीं होगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वो कॉलेजेस से निकल स्कूल्स या कॉलेजेस से निकलने के बाद वो जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की भूमिका में नहीं आएंगे, तब तक वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी में होंगे। तो तो ये सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक, जनरल एंड वोकेशनल। अब ये इसको आगे हम इसको तीन डिफरेंट पॉइंटर्स में और ब्रेक करके देखेंगे। फिर एक जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है इनोवेशन के टर्म्स में कि हैज रीसेंट इनोवेशन लेड टू अ चेंज इन द लेवल एंड टाइप ऑफ एजुकेशन डिमांड। तो बिल्कुल डिफरेंट जो कंट्रीज हैं अगर हम वहाँ पर देखें, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, अ, या यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, तो वहाँ पर अभी स्किल बेस्ड जो टेक्निकल चेंजेस हुए हैं, तो वहाँ पर काफ़ी फोकस स्मार्ट क्लासरूम्स और इन सारी चीज़ों को लेकर है। रोट लर्निंग मेथड को लगभग वो इरेडिकेट कर पाए। इवन फिनलैंड जैसे देश में, जहाँ वहाँ पर बच्चा जो है अपने पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ जो है क्या हो, तो वो पूरे प्रोसेस से निकलने के बाद सिर्फ वो शायद 3 से 4 बार ही असेसमेंट प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। और जैसे चाहे वो यूएस हो चाहे इंडिया हो, जहाँ पर लगभग एक साल में हम 4 बार बच्चे को मेजर इवैल्यूएशन प्रोसेस में झोंकते हैं। तो उसका जब तक ये पूरा एजुकेशन प्रोसेस खत्म होता है, तब तक वो लगभग 35 से 40 बार इस सेम चर्निंग प्रोसेस से गुजर चुका होता है। तो इन चीज़ों को पे मतलब बाहर के देशों में अलग तरीके से काम हो रहा है, हम यहाँ पर अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। फिर इनोवेशन के संदर्भ में जो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो था कि आर सर्टेन यूजर्स ऑफ वर्क फोर्स स्किल्स एसोसिएटेड विद मोर इनोवेशन। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होती हैं या जिस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, वर्क फोर्स को ट्रेन करते हैं, तो वो एट द एंड ऑफ द डे इट लीड्स टू मोर इनोवेशन एंड इकोनॉमी इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। फिर इंडिविजुअल स्किल्स कौन कौन सी होती हैं जो इम्पोर्टेंट है इनोवेशन या नवाचार को एक्वायर करने में। तो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स, देन फाउंडेशन स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल्स जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे। और 21st सेंचुरी स्किल्स में डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज हैं जिस पर काफ़ी फोकस होता है, काफ़ी लोग काम करते हैं। तो उसमें फिर सब्जेक्ट बेस्ड स्किल्स हैं, उससे सभी लोग परिचित हैं कि डिफरेंट जो जैसे अभी एनसीईआरटी ने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है कि हर क्लास के लिए किस तरीके का लर्निंग आउटकम होगा, उससे कौन सी स्किल अटैच्ड। तो उन सारी चीज़ों को हम उसमें रख के देखते हैं। फिर देन डिज़ाइन थिंकिंग या क्रिएटिविटी, देन क्रिटिकल थिंकिंग, देन इमेजिनेटिव प्रोसेस। तो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से हम इनकलकेट करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल स्किल जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनर्जी, पैशन, लीडरशिप, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन जैसी स्किल्स आती हैं। और फिर इसको हम कॉग्निटिव या नॉन कॉग्निटिव देन और रेदर हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स में डिवाइड करते हैं। तो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स, देन फाउंडेशन स्किल्स, देन skills which are key to मतलब access lifelong learning that can be 21st century skills और social emotional। तो कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हम स्टिमुलेट करना चाहते हैं बच्चों में एजुकेशन फॉर इनोवेशन के माध्यम से। तो एक है क्रिएटिविटी। बच्चा जो है वो हमारा इस पूरे प्रोसेस से निकलने के बाद कोई भी चीज़ को देख के वो
प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रख के डिज़ाइन थिंकिंग को यूज़ करे, क्रिएटिव थिंकिंग को यूज़ करे और इन द वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस वो फ्लरिश करे। तो आज के टाइम के अगर हम मुताबिक बात करें, तो स्टूडेंट्स पर काफ़ी प्रेशर है। चाहे वो एग्ज़ाम्स हो, चाहे अ, या इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चे तक जा रहा है। तो इन टफ टाइम्स में जहाँ पर इतना हैवी एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है बच्चे के पास, उसके स्मार्टफ़ोन पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे और या जो भी एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसका, चाहे वो स्कूल इकोसिस्टम है या एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, तो वहाँ इन सारी चीज़ों में वो किस तरीके से फ्लरिश कर रहा है एंड एट अ सर्टेन एज जब वो बड़ा हो रहा है, जब वो अडल्ट हो रहा है, तो तब भी वो स्मूथली अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है। तो अभी ये तभी हो पाएगा क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं हमारे जो सुसाइड रेट्स हैं और डिप्रेशन के जो केसेस हैं इंडिया में, या जो डिफरेंट फिजिकल असॉल्ट्स हैं, सारी चीज़ों पर इन चीज़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो ये जो भी स्किल्स हैं ये एक स्टूडेंट की लाइफ में लाइफ लॉन्ग वर्क करने वाली। फिर जो क्रिएटिविटी के अलावा जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा-सा पहले बात की थी कि अ, हमें अपने बच्चों को अ, जॉब जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर के भूमिका में तैयार करना है। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें, या वो लार्जली अगर पॉलिसी लेवल पर देखें तो वो गवर्नमेंट का स्कोप ऑफ वर्क है, और अगर हम सिस्टम की बात करें तो वो किस तरीके से इस इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन कर रहा है कि वो इस एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को बिल्ड कर पाएँ, ठीक है? अ, तो इस एंटरप्रेन्योरशिप को हम बिल्ड अगर कर रहे हैं, तो हम अगर देखेंगे तो आने वाले टाइम में अ, जो हमारे बच्चे होंगे वो जॉब्स को लेकर नहीं परेशान होंगे। वो एट द वर्स्ट इन द वर्स्ट टाइम्स आल्सो दे विल बी एबल टू सर्वाइव। अ, एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही है कि टेकिंग रिस्क। तो एक बार अगर वो इस प्रोसेस से गुज़र जाएँ, तो शायद कोविड जैसी सिचुएशंस में लोग पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो कितने सारे जॉब्स जा रहे हैं। तो अगर हम एक जो हमारा पॉपुलेशन का अच्छा खासा सेगमेंट है जो यूथ है, उसको हमने मॉडल में ढाला होता या डाला होता, तो शायद जो अभी एक फ़ियर का माहौल है कि अभी आने वाले टाइम में और जॉब्स जाएँगे, तो इन सारी चीज़ों से शायद हम बच पाए होते। देन इंटरेस्ट इन लर्निंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिकॉज़ लर्निंग इज़ अ कंटीन्यूअस एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो इस कॉम्पिटेंसी को अगर हम डेवलप कर लेते हैं, तो अगर हमारा बच्चा अ, कोई जो टफेस्ट जो जॉब्स हैं उनको क्रैक करना चाहता है या स्किल्स को एक्वायर करना चाहता है, तो वो उसको ईज़िली कर पाएगा। तो यहाँ पर हम इन कॉम्पिटेंसीज़ को मतलब कोई स्पेसिफिकली नहीं रख रहे हैं। हम यहाँ पर अगर हम देखें तो फाउंडेशन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तब फिर बाकी सारे प्रोसेस आएँगे, चाहे वो क्रिएटिविटी है, एंटरप्रेन्योरशिप है या इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो पॉलिसी क्वेश्चन में अगर हम क्या करें कि हाउ ब्रॉड और नैरो शुड बी द करिकुलम, देन हाउ टू डेवलप ऑल कैटेगरीज ऑफ स्किल्स साइमल्टेनियसली, व्हाट चेंज इन टीचिंग एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस वी नीड टू रिक्वायर। तो मतलब हो सकता है कि हम एक अलग तरीके से करिकुलम को हम तैयार कर सकें और तैयार करें और बच्चों के साथ उससे प्रैक्टिस करें, और एक दूसरा है कि जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है, हम उसमें इन कॉम्पिटेंसीज़ को कैटर करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर है कि हाउ टू डेवलप ऑल कैटेगरीज़ ऑफ स्किल साइमल्टेनियसली, तो हम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ या स्किल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली हम उनको एक प्रॉपर करिकुलम में डाल सकते हैं। और फिर टीचिंग एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस में हम कौन-कौन से तरीके चेंजेस कर सकते हैं, तो इसके शायद इसके बारे में हम लोग भली-भाँति परिचित हैं कि क्लासरूम में या स्कूल एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए हम कौन-कौन सी प्रैक्टिसेस को यूज़ कर सकते हैं। इस पर काफ़ी बातचीत आप लोगों से होती रहती है। फिर जो ट्रेडिश
चीज है जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, तो इनका भी अपना एक अलग ये नहीं कि हम सारा जो फोकस है वो ये में देखे कि फ्यूचर है पहले से, उन पर जो स्पेशलाइजेशन हैं उन पर भी हम फोकस करें। हम किस तरीके से इन स्किल्स को फोस्टर करेंगे या बच्चों में या उन पर हम काम कर सकते हैं, तो तीन मेजर एजुकेशनल डिफरेंट लेवल्स हैं जिसके जरिए हम कर सकते हैं। तो एक तो है कि आर्ट्स एजुकेशन, तो आर्ट्स एजुकेशन में हम मतलब रिसर्च पे बढ़ावा दे सकते हैं, और मतलब इसका एक अलग ही रोल आर्ट्स एजुकेशन बच्चों में इन इंक्विजिटिवनेस या तर्क चिंतन की जो की कैपेसिटी है उसको विकसित करता है, रुचिपूर्ण शिक्षा का विकास करता है, विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्र विकास होता है, फिर जो शिक्षक है वो जो फिजिकल और और यूनिवर्सलिटी ऑफ एजुकेशन या शिक्षा की जो सार्वभौमिकता है उस पर भी इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट रहता है। ग्रुप एक्सरसाइजेस या ग्रुप एक्टिविटी का आर्ट्स एजुकेशन में इम्पैक्ट रहता है। फिर आता है इसमें स्टेम एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन, वो हमारे बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करता है। तो स्टेम एजुकेशन पर हम फोकस करें, आर्ट्स एजुकेशन पर फोकस करें, एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन पर फोकस करें, इन तीनों में अपने बच्चों में इन स्किल्स को डाल। फिर पॉलिसी मैटर्स या क्या क्या आइडियाज हैं डिफरेंट काम किया जा सकता है। तो अभी लाइक अगर हम प्रेजेंटली देखें तो वो इनोवेशन, जो भी शिक्षक हैं वो हाँ, जो भी शिक्षक हैं वो इनोवेशन दी जाती है, तो अलग अलग तरीके से क्लासरूम में प्रैक्टिस हो। एक जैसे एक्टिविटी है कि तो बच्चे तो वो अगर टीचर उधर से जाते हैं तो कंचा वगैरह खिलाते हैं, लेकिन एक शिक्षक है वहीं पर वो बच्चों के पास जाता है और मैथ्स के कार्ड को लेकर जाता है और एक प्रॉपरली एक गोल घेरा बनाता है, फिर उनके साथ अंक अंक और सिखाने की कोशिश करता है कंचों के मान। फिर अगर दिशा अ, दिशा के तो जो दिशा के दिशा को सिखाने के ज्योग्राफी के शिक्षक हैं वो अलग अलग तरीके यूज करते हैं। जैसे एक बार बच्चे की पीठ जो है वो तो उस माध्यम से वो उसको फ्लैक्शन से वो सिखाने की कोशिश करता है। एक बार पीठ अपना अपना चेहरा जो है वो सूरज की तरफ
कर ले तो पूरा दिखता और को बच्चों को दिशाएं तो डिफरेंट टेक्निक पेडागोजी की, चाहे वो हो गई जो क्लासरूम में यूज करें या डिफरेंट स्किल्स हो गई अगर हम डेवलप, ये सारी चीजें इनोवेशन में आती हैं। और इनोवेशन ऐसा विषय है कि चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे डिफरेंट कंट्रीज हो, हर मूवमेंट वो कंटिन्यू कर रहा है, चाहे वो जो भी प्रैक्टिसेस हम यूज कर रहे हैं, वो इनोवेशन का ही पार्ट है। वो जो है रेलेवेंट हो और टारगेट बेस्ड अप्रोच पर आधारित हो, तब तभी जब हम इनोवेशन करेंगे वो हम उसमें सफल हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।